नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वार पर। दोस्तों, पहले फेज के बाद दूसरे फेज में भी कम वोटिंग, यह इशारा किसकी तरफ है? किसको नुकसान होने जा रहा है? देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जहां कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो फतेह करता है केंद्र में उसकी सरकार बन जाती है, और उसी उत्तर प्रदेश में खासकर पश्चिम में यह कहा जाता है कि पश्चिम से चली हवा पूर्व तक जाती है। इस उत्तर प्रदेश में पश्चिम में दूसरे फेज में 8 सीटों पर जो मतदान हुआ है कल शुक्रवार को, वह 54.85% मतदान रहा है। जबकि 2019 में अगर इसी मतदान प्रतिशत की बात करें तो यह मतदान प्रतिशत 63.68% रहा था। यानी कि पिछली बार की तुलना में इन 8 सीटों पर, यूपी की 8 सीटों पर 9% मतदान कम रहा है, जबकि पहले फेज में 8% मतदान कम रहा था। थोड़ा मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं, आठों सीट पर कहां कितना 2009 से 24 तक वोट प्रतिशत रहा। यह मैं आपकी स्क्रीन पर पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है फिलहाल लोकसभा 2024 का। इसमें मैंने इसमें डेटा देने की कोशिश की है कि 2024 में 8 सीटों पर कहां कितना वोट प्रतिशत रहा है। और ये जो वोट प्रतिशत मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 2009 के लोकसभा चुनाव का है, 2014 के लोकसभा चुनाव का है, और 2019 के लोकसभा चुनाव का है, और 2024 यानी कि जो अभी कल शुक्रवार को दूसरे फेज का मतदान हुआ है, उस फेज में भी कहां कितना वोट प्रतिशत रहा है, ये उसका भी आप इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले हम बताते हैं मथुरा का। मथुरा 2009 के लोकसभा चुनाव में मथुरा के अंदर 54.3% मतदान हुआ था, जबकि 2014 में 64.10% मतदान हुआ था, और 2019 में 62.7% मतदान हुआ था। और 2024 की अगर हम बात करें तो ये मतदान प्रतिशत घट करके 49.29% रह जाता है। और हम अलीगढ़ लोकसभा की अगर बात करें तो 51.2%, 2009 में यहां मतदान रहा, 2014 में 59.38%, और 2019 में 62.6%, और 2024 में 56.62%। और ऐसे ही अमरोहा को अगर हम देखें तो यहाँ 60.1% 2009 में रहा, 2014 में 70.97%, और 2019 में 71.5%, और 2024 में अभी 64.2%। यानी कि 2009 की तुलना में थोड़ा यहाँ 4% बढ़ा है, मगर 14 और 2019 के मुकाबले यहाँ वोट प्रतिशत गिर गया है। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर में हम देखें तो 2009 में 49%, और 2014 में 60%, और 2061 में 3%, और 2024 में 53.21%। गाजियाबाद में भी 2009 में 45% रहा, फिर 56% जो है 56.94%, और फिर जो है 2019 में 56.8%, और 2024 में 49.35%। अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में 2009 में 48% मतदान रहा, और 2014 में 63.12% 2014 में मतदान रहा यहाँ मेरठ में। और 2019 में की अगर हम बात करें तो यहाँ 65%, और 2024 में 55.93% यहाँ मेरठ में रहा है मतदान। बागपत में 48% मतदान रहा है, और जो है 2014 में 66.75% रहा है, और 2019 में 65% यहाँ मतदान रहा है। और 2024 की अगर हम बात करें तो 55.53% बागपत में मतदान रहा है 2024 में। वही बुलंदशहर में 45% 2009 में चुनाव रहा,
2014 में 58.18% रहा, 2019 में 63% रहा, जबकि 2024 में यानी कि कल शुक्रवार दूसरे फेज के मतदान में 55.89% मतदान रहा है। और हम थोड़ा सा आपको जो हम अभी बता रहे थे कि इन सभी 8 लोकसभा सीटों में कि कैसे कहां कहां वोट प्रतिशत कितना रहा है और कैसे मतदान कम हुआ है इस बार, वो थोड़ा सा आपको बताने की हम कोशिश कर रहे थे अभी सीट वार। तो अभी हम जो दोस्तों 8 सीटों की बात कर रहे थे, क्योंकि 8 सीटों में जो टोटल अगर ओवरऑल हम उत्तर प्रदेश में इस वक्त के जो आम चुनाव में 8 सीटों पर अगर देखें तो वो 54.85% 8 सीटों पर मतदान रहा है, जबकि 2019 में यही मतदान 63.68% मतदान रहा था 8 सीटों पर। यानी कि पिछली बार की तुलना में इन सीटों पर 9% मतदान कम रहा है। तो दोस्तों आपने अभी जाना कि 8 सीटों पर कब कब कितना मत प्रतिशत रहा। अब बात करते हैं दूसरे चरण में सबसे कम वोटिंग मथुरा में हुई। मथुरा सीट पर 49.29% वोटिंग हुई। क्या यहां 2 बार से भाजपा सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर है, या फिर जो आरएसएस के लोग थे जो पहले पोलिंग बूथ तक लोगों को पहुंचाने का काम करते थे, उन्होंने इस बार हाथ खींच लिए, मतदान के लिए लोग पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच सके। जबकि 2019 में मथुरा में वोटिंग परसेंटेज 62.7% रहा था। यहां एक बार फिर से जो है सांसद हेमा मालिनी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया है। क्योंकि हम मथुरा की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस बार वहां भारतीय जनता पार्टी ने यहां से हेमा मालिनी को रिपीट किया है। वो 2 बार की सांसद रही हैं। उन्हें 6.71 लाख 2019 में वोट मिले थे। यहां रालोद का कैंडिडेट 2019 में दूसरे पायदान पर रहा था। अब वोटिंग जो हुई है वो 13.41% कम हुई है। आंकड़े इशारा करते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, आंकड़े इशारा करते हैं कि कम वोटिंग का जो प्रतिशत होता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता है। जो कहा जाता है अक्सर, जो इलेक्शन के जानकार हैं जो वो यही कहते हैं कि जो जब वोटिंग का मत प्रतिशत यानी कि जब आपका मत प्रतिशत कम होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मथुरा सीट पर हेमा मालिनी को इस बार तीसरी बार टिकट दिया गया है। 2024 में भी भाजपा ने हेमा मालिनी पर ही अपना भरोसा जताया था। कांग्रेस ने इस बार जो है मुकेश डांगर और बसपा ने सुरेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो दोस्तों ये मथुरा का हाल अभी आप देख रहे थे। थोड़ा सा मैं आपको ये हटाता हूं वोटिंग वाला, थोड़ा सा आप जान लीजिए कि यहाँ मथुरा में हेमा मालिनी और कांग्रेस से मुकेश डांगर और बसपा से सुरेश सिंह, ये इस बार जो है मथुरा से कैंडिडेट रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि यहाँ 13.49%, जो 13.41%, माफ कीजिएगा 13.41% यहाँ मथुरा में कम वोटिंग हुई है, जो इशारा करती है कि भाजपा को नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अमरोहा की। अमरोहा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है इस बार, 64.2% वोटिंग हुई है। 2019 के चुनाव में भी अमरोहा लोकसभा में ऐसा ही हुआ था। अमरोहा लोकसभा को मुस्लिम बेल्ट माना जाता है। यहाँ के लोग वोट देने के लिए घरों से निकले, 2019 में भी निकले। अमरोहा में 2019 में बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा था, क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी का 2019 में कब्जा रहा था। और 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ अमरोहा में जो वोटिंग प्रतिशत रहा था वो 71.5% वोटिंग 2019 में हुई थी। और इस बार अमरोहा में 67.2% वोट पड़े हैं। यह पिछले आम चुनाव के मुकाबले
7.48% कम है। मगर इस बार 8 लोकसभा में यहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है, 67.2% वोट अमरोहा में पड़े हैं। जबकि इस पूरी बेल्ट को मुस्लिम बेल्ट माना जाता है, तब भी यहाँ 7.48% वोटिंग कम हुई है। और थोड़ा सा हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि इस बार यहाँ चुनावी मैदान में कौन कौन है। तो 2000 जो है, जैसा कि मैं बता रहा था कि इस बार अमरोहा में 7.48% वोटिंग कम हुई है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुंवर तवर सिंह भारतीय जनता पार्टी से थे, कुंवर दानिश अली इस बार गठबंधन से हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। वहीं मुजाहिद हुसैन यहाँ इस बार बहुजन समाज पार्टी से हैं। कुंवर दानिश अली इससे पहले बहुजन समाज पार्टी से अमरोहा ही सीट से सांसद बने थे, मगर उनकी अभी सदन में जिस तरीके की कार्रवाइयां हुई थी मानसून सत्र के दौरान, उस वक्त बहुजन समाज पार्टी से उनकी तलखियां हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और अभी समाजवादी पार्टी से उनको टिकट हुआ है गठबंधन से कुंवर दानिश अली का। तो अगर हम आगे की अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे गाजियाबाद लोकसभा की। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गाजियाबाद लोकसभा 2024 में शहर विधायक, क्योंकि हम 2024 के अभी फिलहाल इलेक्शन की बात करें तो पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि किस किस पार्टी ने किस किस को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस बार आप देख रहे हैं ये गाजियाबाद लोकसभा में अतुल गर्ग, ये अतुल गर्ग हैं भारतीय जनता पार्टी से, शहर के विधायक रहे हैं और शहर के विधायक को ही इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। और कांग्रेस से डॉली शर्मा है जो कि पिछली बार 2019 में भी चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी। और बहुजन समाज पार्टी से नंद किशोर पुंडीर हैं। बताया जा रहा है कि उनके भतीजे और उनके रिश्तेदार, एक और रिश्तेदार भी चुनावी मैदान में गाजियाबाद में रहे थे, उन्होंने भी कैंपेनिंग की थी अलग अलग सिंबल से, शायद वो निर्दलीय रहे थे मैदान में, ऐसा बताया जा रहा है। गाजियाबाद में अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो गाजियाबाद में भी वोट प्रतिशत 49.65% वोटिंग जो है यहाँ रही है गाजियाबाद में। जबकि 2019 की तुलना में यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 7.15% कम हुई है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि गाजियाबाद में जो कम वोटिंग प्रतिशत होती है उसके बावजूद भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल लेती है, भले ही कम मार्जिन से निकाले। ऐसा गाजियाबाद का इतिहास रहा है। गाजियाबाद से पहले जब हापुड़ लोकसभा हुआ करती थी तब भी ऐसा ही इतिहास रहा है। 1 2 3 बार की अगर छोड़ दें इलेक्शन की बात, जब से जनरल इलेक्शन शुरू हुए हैं 62 के बाद से, तो गाजियाबाद ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ही काबिज रही है यहाँ। तो थोड़ा सा जैसा कि हम बता रहे थे गाजियाबाद में कि 2024 में यहाँ अतुल गर्ग हैं, डॉली शर्मा हैं, नंद किशोर पुंडीर हैं। और गाजियाबाद में 7%, 7 जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि 7.15% मतदान कम हुआ है। तो जैसा अब बात करते हैं अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इस बार कौन कौन चुनावी मैदान में है। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से सतीश कुमार गौतम है, विजेंद्र सिंह है, हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय हैं। तो जैसा कि हम थोड़ा सा आपको बता दें कि 2019 में बसपा ने हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी को चुनाव भी लड़ाया था। अलीगढ़ से पिछले चुनाव में के मुकाबले 6% वोटिंग कम हुई है। इस बार 56.62% वोट पड़े हैं। 2019 के चुनाव में यहाँ 62.6% वोटिंग हुई थी। तब भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार गौतम यहाँ सांसद बने थे। और इस बार जो है ऐसा बताया जा रहा है कि यहां भी अलीगढ़ में भी नेट टू नेट फाइट है। और जो मत कम हुआ है, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो जैसा कि जानकार बताते हैं वो भाजपा के लिए ठीक नहीं साबित होता है। तो अलीगढ़ में भी जो है मत प्रतिशत कम रहा है। तो अलीगढ़ के बाद अगर हम बात करें तो इस बार थोड़ा सा मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाता हूं गौतम बुद्ध नगर सीट।
गौतम बुद्ध नगर में लोकसभा में डॉक्टर महेश शर्मा जो है भाजपा से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, और गठबंधन से यहाँ डॉक्टर महेंद्र सिंह सागर हैं, और बहुजन समाज पार्टी से राजेंद्र सिंह सोलंकी हैं। यहाँ ठाकुरों का बाहुल्य इलाका माना जाता है, ठाकुर गुर्जर, और इस बार ठाकुर बेहद नाराज था और कई जो है अपनी पंचायतों के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर नाराजगी भी जाहिर की थी। और डॉक्टर महेश शर्मा के कई बयान भी इस तरीके के सामने आए थे, जैसे योगी मोदी को लेकर बाप से उन्होंने तुलना की थी। तो इस तरीके के बयान भी महेश शर्मा के पक्ष में लोग नहीं थे इस तरह के बयानों को लेकर, और लोग काफी नाराज थे, खुद संगठन के लोग भी काफी नाराज थे, और महेश शर्मा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी इस चुनाव में देखी गई है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर की थोड़ा सा ओवरऑल बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ जो है महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजेंद्र सिंह सोलंकी बसपा से हैं, और डॉक्टर महेश सिंह नागर जो है गठबंधन से हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। तो गौतम बुद्ध नगर का इतिहास रहा है, और वो इतिहास क्या रहा है? गौतम बुद्ध नगर में जब भी कम वोटिंग हुई, यहां विपक्ष को फायदा रहा है। और गौतम बुद्ध नगर सीट पर पिछले चुनाव में 2019 में पिछले चुनाव से 2019 से यहां 8.42% कम वोटिंग हुई है, यानी कि 53.21% यहां इस बार वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 61.63% मतदान हुआ था। तो गौतम बुद्ध नगर का अपना एक इतिहास रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में जब जब वोट का मत प्रतिशत घटा है, कम मतदान हुआ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं रहा है। विपक्ष, जो भी विपक्षी मजबूत कैंडिडेट रहा है, उसके पक्ष में यहाँ का जो है कम मत प्रतिशत हमेशा देखा जाता रहा है। और अगली जो हम बात करें हॉट सीट, मथुरा के बाद मेरठ की, तो मेरठ को निकालता हूं मैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर मेरठ में देख रहे हैं, यहाँ टीरियल सीवी कला का जो सीरियल कलाकार रामायण, किसी वक्त में सन्नाटा हो जाता था। जिस वक्त रामायण शुरू होती थी, लोग घरों के बाहर नहीं होते थे, एक एक घर में जो है हुजूम लग जाया करता था। उस वक्त के कैरेक्टर जो जिनको लोग कभी जाते थे तो उनमें राम को देखते थे, क्योंकि उस वक्त रामलीलाओं का मंचन हुआ करता था। उन मंचनों के बाद में पहली बार टीवी पर एक रामायण का ऐसा शो आया था जिसमें लोगों ने रामायण के सारे पात्रों को देखा था, क्योंकि इससे पहले जो मंच पर मंचन होता था वो एक काल्पनिक मंचन उनको मानते थे कि वो काल्पनिक जो है जो नाटक जो मंचन करते थे मंच पर, उन्हें काल्पनिक मानते थे। तो लोग पहली बार टीवी में जब रामायण देख रहे थे तो उसमें जो राम का किरदार निभा रहे थे अरुण गोविल, उनमें लोग, उस वक्त के लोग राम देखा करते थे। तो इस बार राम मेरठ से उतार दिए गए। तो मेरठ में जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था एक बार और कि अभी क्योंकि हमने और प्रत्याशियों के बारे में नहीं बताया है मेरठ में, तो मेरठ में अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। वहीं सुनीता वर्मा गठबंधन से हैं, समाजवादी पार्टी से, और देवव्रत कुमार त्यागी बहुजन समाज पार्टी से हैं। तो जो मेरठ का इतिहास रहा है, क्योंकि पिछले 3 बार से तो यहाँ राजेंद्र अग्रवाल जो है चुनाव जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस बार उन्हें होल्ड किया गया और अरुण गोविल को टिकट दिया गया। अब अरुण गोविल के जो मुकाबले में यहाँ बताया जा रहे हैं, अरुण गोविल के मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी ने दलित चेहरा जो है देवव्रत त्यागी को टिकट दिया है, और वहीं सुनीता वर्मा जो है समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। अगर हम ओवरऑल मेरठ की बात करें, तो मेरठ में 2014 में 15.12% वोटिंग बढ़ने के बाद 63.12% मतदान हुआ था, यानी कि 2009 के चुनाव से पहले
यहाँ जो मत प्रतिशत था वो बहुत कम रहता था, लेकिन 2014 में जब मोदी लहर थी 2009 के मुकाबले 2014 में जब पूरी मोदी लहर थी तब यहाँ 63.12% मतदान हुआ और 2019 में यहाँ वोटिंग 3.48% और बढ़ी, भाजपा के पास सीट रही। 2024 के चुनाव में यहाँ 58.70% वोटिंग हुई है। थोड़ा सा मत प्रतिशत घटा है, थोड़ा घटा है, लेकिन घटने के बाद भी कहा जाता है कि मेरठ की सीट जीत का मार्जिन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा मेरठ में दिक्कत नहीं होती है, ऐसा बताया जाता है। जो राजनीतिक जानकार हैं वो बताते हैं। अब अगली जो बात करते हैं हम बागपत की। बागपत को अगर हम देखें तो बागपत में डॉक्टर राजकुमार सागवान यहाँ भारतीय जनता पार्टी से हैं, अमरपाल जो है यहाँ गठबंधन से हैं, प्रवीण बंसल यहाँ बहुजन समाज पार्टी से हैं। तो बागपत में अगर कहा जाता है कि अगर 60% बागपत में अगर 60% से कम मतदान होता है तो यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी होती है। बागपत में तो यही कहा जाता है कि अगर बागपत में 60% मतदान से कम होता है प्रतिशत से, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी होती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां खतरे की घंटी बन रही है। अगर हम बागपत में की बात करें तो बागपत में 2019 में 65% मतदान हुआ था। इसका फायदा भाजपा को हुआ था। दोनों चुनाव सत्यपाल सिंह ने जीते। 2024 के चुनाव में बागपत में 55.93% मतदान हुआ है। लेकिन पिछली बार चूंकि रालोद गठबंधन साथ नहीं था और इस बार रालोद गठबंधन साथ है, डॉक्टर राजकुमार सागवान के साथ हैं, तो इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ जो जीत का मार्जिन है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो बागपत में ऐसा हो सकता है क्योंकि गठबंधन इस बार रालोद के साथ है और थोड़ा सा जीत का मार्जिन ऊपर नीचे कम हो सकता है। अब 8 सीटों में से सीट बचती है बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में भी पिछले 2 बार के सांसद भोला सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भरोसा जताया है। और गठबंधन की अगर हम बात करें तो यहाँ शिवराम बाल्मीकि को गठबंधन ने टिकट दिया है। और बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ गिरीश चंद्र यहाँ इस बार बहुजन समाज पार्टी ने गिरीश चंद्र को टिकट दिया है। थोड़ा सा हम आपको ये बताते हैं कि बुलंदशहर में भी इस बार अगर हम मत प्रतिशत की बात करें, वोटिंग परसेंटेज की बात करें, तो बुलंदशहर में भी इस बार मत प्रतिशत जो है कम हुआ है। और थोड़ा सा जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि इस बार जो है यहाँ तीसरी बार जो है 2 बार के सांसद रहे भोला सिंह को टिकट दिया गया है। क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और जो है समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो वोट प्रतिशत एक होकर के भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा था अलग अलग लोकसभा सीटों में। और बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो 2019 के चुनाव में यहाँ 2009 के मुकाबले, क्योंकि 2009 में यहाँ ये जो सीट है, 2009 में जो बुलंदशहर की लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी के साथ उस वक्त कल्याण सिंह की जन क्रांति पार्टी का गठबंधन था। तो 2009 के मुकाबले 2014 में जो वोटों का मत प्रतिशत था वो थोड़ा बढ़ा। और कितना बढ़ा? 4.82% वोटिंग बढ़ी। और कुल मतदान जो हुआ था वो 63% हुआ था। और 2024 के आम चुनाव में जो मतदान हुआ है वो 55.79%। 2024 के जो कल आम चुनाव में जो बुलंदशहर लोकसभा में मत पड़े हैं वो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस बार जो 55.79% बुलंदशहर की लोकसभा में मत पड़े हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि बुलंदशहर में जो जीत
का मार्जिन है वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी की ही रही है और यहां थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी रही है, लेकिन बावजूद इसके इस बार जो है वोटिंग प्रतिशत भले ही कम रहा हो, तो इसलिए जीत का मार्जिन भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2019 की अगर हम बात करें तो यहां से सांसद जो रहे हैं डॉक्टर भोला सिंह, वो तकरीबन 2,90,000 वोटों से जीते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 2019 के चुनाव में, तो बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। इस बार भाजपा के प्रत्याशियों का भी इंटरनल विरोध था, जैसे मथुरा में हेमा मालिनी का विरोध था, संगठन के लोग ही नाराज थे। मेरठ में अरुण गोविल का विरोध था, संगठन के लोग नाराज थे। हालांकि कहा गया कि उस नाराजगी को मैनेज कर लिया गया है। अब नाराजगी कहां तक मैनेज हुई? यह जो कम परसेंटेज वोटिंग हुई है, यह सभी दलों के अगर कोर वोटर का जो है, अगर हम देखें, अगर सभी दलों के लिए जो सभी दलों के कोर वोटर हैं, वो ही अगर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे, तो माना जाएगा कि सभी का थोड़ा थोड़ा वोट कम हुआ है। और अगर वोटर घर से ही नहीं निकले, तो ये भी मान लिया जाएगा कि कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल आपस में मनमुटाव था, जो इस बार आरएसएस की भी नाराजगी थी, जैसा कि पहले आरएसएस के लोग और पार्टी के लोग वोटरों को घर से पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम करते थे, वो भी इस बार बहुत कम दिखाई दिया है, ना के बराबर दिखाई दिया है। आरएसएस के लोग जो है घर घर जाकर इस बार पोलिंग बूथ तक लोगों को बुलाने के लिए नहीं आए। खुद मैं बुलंदशहर लोकसभा की भी कह सकता हूं, तो ऐसा नहीं देखा जा सकता। और जैसा कि हम अलीगढ़ में भी तमाम लोग बता रहे थे, जो है गौतम बुद्ध नगर में लोग बता रहे थे, तो जो संगठन की अंदरूनी नाराजगी थी, उसका भी असर इस वोटिंग परसेंटेज पर माना जा रहा है। और अगर लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि सभी दलों के नेताओं ने रैलियों में अच्छे प्रयास किए, काफी रैलियां की, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत नहीं बढ़ सका। लेकिन ये रिकॉर्ड कहते हैं, जो ये रिकॉर्ड अभी हमने आपको बताया है, ये रिकॉर्ड बताते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है, तो हमेशा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होता है। ऐसे तमाम आंकड़े हैं, तमाम जो पॉलिटिकल एनालिसिस के जितने भी एक्सपर्ट हैं, वो यही मानते हैं कि जब जब वोट मत प्रतिशत कम होता है, तो वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होता है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम लोगों ने मत किया है, और जो हिंदुओं में उच्च वर्ग के लोग हैं, यानी कि ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं या जाट हैं, तो इनमें भी देखा गया है कि अगर मत का प्रतिशत कम रहता है, तो ये सारी जो उच्च वर्ग की जातियां हैं, इनका भी रुझान भारतीय जनता पार्टी के तरफ नहीं रहा है, या किसी विपक्षी पार्टी की तरफ भी नहीं रहा है। उन्होंने इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है, और हिस्सा ना लेना आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी ही नजर आती है सत्ता पक्ष के खिलाफ। ऐसा कहा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज जब कम होती है, तो वो हमेशा सत्ता पक्ष के लिए घातक होती है। तो ये विचार का विषय है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि हार जीत का मार्जिन थोड़ा कम हो, कुछ भी संभव हो सकता है। तो दोस्तों, यह वोटिंग ट्रेंड का एनालिसिस आप देख रहे थे हिंद वार पर। आपको यह कैसा लगा? आप हमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं, और खबर को शेयर करना न भूलें, और हमें सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ही हमें बल मिलता है। नमस्कार।